सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज 4401 आज देश के प्रधानमंत्री को सत्ता संभाले हुए, इस देश की सत्ता को संभाले हुए अगर हम बात करें तो आपके सन्मुख है कि किस प्रकार से जो जो योजनाएं हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के बाद जो जो योजनाएं इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया और उन योजनाओं पर काम भी किया। सबसे बड़ी बात है कि जो कहा उसे करके दिखाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। चाहे वो जन धन योजना थी, सबसे पहले खाते खुलाने का काम किया, गरीब व्यक्तियों के खाते खुलवाए गए। विपक्ष ने कहा कि इस प्रकार से खाते खुलाने का काम एक अजीब सी सोच है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी उसके पीछे एक बात राज ये था कि जिस प्रकार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए कहा था कि जब हम ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे मात्र 10 से 15 रुपए रह जाते हैं। उसी बिचौलिए सिस्टम को खत्म करने के लिए ये जनधन खाते खुलवाने का काम किया, जो सीधे के सीधे जो भी लाभ होता था वो लाभ सीधा गरीब व्यक्ति के पास पहुंचता था, उनके खातों में पहुंचता था। वहीं पर आप स्टैंड अप इंडिया वो आपके सामने किस प्रकार से युवाओं को लेकर और ये काम करने का काम किया। और पेंशन की योजना जो कि वही बात थी, खातों में ही सीधी पेंशन आती थी। पहले पेंशन को ले लें या बुढ़ापा पेंशन को ले लें, किसी भी प्रकार की पेंशन, जो आज हरियाणा की भी नीति है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो सोच है उससे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी की सोच की पेंशन भी बंद करने का काम किया। सीधे किसी तो बुढ़ापा पेंशन हो या कोई भी पेंशन है, सीधी सबके खातों में जाने का काम होगा। जो बिचौलिए थे उनका बीच में सारा सिस्टम खत्म करने का काम किया। वहीं पर गरीब कल्याण आवास योजना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाई और आवास योजना के तहत सबको 2.5 लाख रुपए तक की राशि देने का काम किया। 2 किस्तों के अंदर वो पैसा देने का काम किया। वहीं गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो जो इस सीमा में गरीबी सीमा में आते उन लोगों को अन्न देने का काम किया, वो भी। और स्वच्छ भारत मिशन जो सबसे बड़ी सोच कह सकता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया कि जब तक स्वच्छता नहीं होगी, प्रत्येक नागरिक के मन में सफाई को लेकर एक विचार पैदा नहीं होगा, तब तक वो काम होने वाला नहीं। उन्होंने सबसे पहले सफाई करने का काम खुद शुरू किया। और जब देश का प्रधानमंत्री, जब देश का राजा कोई ऐसा काम करता है तो सभी उस बात को समझने का काम करते। वहीं पर एक कार्यक्रम में भी उन्होंने किसी बुक्स का उद्घाटन करना था, उसकी बुक्स को जो उस पर लेवल था उन्होंने लेवल उतारा और स्वयं अपनी जेब में डालने का काम। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो पेश करने का काम किया, जिससे आज आप देख सकते हैं कि स्वच्छ मिशन को लेकर भी आज लोगों में जागरूकता है। आजकल का बच्चा अगर परिवार के साथ गाड़ी में सफर कर रहा है तो अगर कहीं गाड़ी में बैठ के फ्रूट खा रहे हैं तो उसका छिलका अगर बाहर फेंकने लगे तो बच्चे स्वयं टोकते कि पापा नहीं, ये गलत है, इसको एक जगह रख लो, जब कोई डस्टबिन आएगा तो हम उसमें डालने का काम। तो इस प्रकार की सोच रखने का काम जब देश के प्रधानमंत्री ने किया, जिसकी बदौलत मैं ये कह सकता हूँ कि वो कार्य होने का शुरू हुआ। वहीं पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात, ये शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी के साथ पानीपत में इसकी शुरुआत। अगर हम पीछे देखें, इस योजना के शुरू होने से पहले अगर हम देखें तो अगर घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो सब मायूस हो जाते थे। और अगर खुदा ना खास्ता 2-3 बच्चियां हो गई, कोई लड़का नहीं हुआ, तो हालात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पार से इतनी मायूसी हो जाती थी। बच्चे का तो जन्म होता था लेकिन घर के अंदर ऐसी मायूसी हो जाती, दादा दादी सब इतने ऐसे लगते जैसे पता नहीं घर में क्या अशुभ कार्य हो गया। जबकि बच्ची घर में जन्म लेती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई, और वो बात बिल्कुल सत्य भी है। अगर बच्ची का जन्म होता है तो वो अपना भाग्य लेकर आती है। जब पैदा होती है तो उसके पिता का कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम होता है शास्त्रों के अनुसार, जो उसकी आमदन होती है कहीं ना कहीं उस घर में लक्ष्मी आती है। और जब वही बच्ची अगले घर जाती है, शादी होती है, तब उस परिवार के लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। उस घर में भी कहीं ना कहीं वो अपना बनाने का काम। और उस घोषणा के बाद आप देख सकते हैं कि जो नई जनरेशन है उसने इस बात को समझा, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, इस बात को समझा। और कुआं पूजन और किसी भी प्रकार के शहर में फंक्शन मनाना कि आज हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। तो और वहीं पर जो सेक्स रेशो थी,
जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस भी आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा का जो इतना बड़ा डिफरेंस था, वो डिफरेंस भी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर कवर हुआ है। और वहीं पर महिलाओं को सशक्त करने का काम आपके सामने प्रमाण है कि किस प्रकार से पंच का, सरपंच का, इन चुनावों के अंदर भी महिलाओं को पावर देने का, चाहे वो एमसी बनने की बात, को हर जगह एक महत्व देने का काम किया। और वहीं पर अगर आज हम देखें, महिला बिल लाया गया तो उस बिल को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। तो इससे ये क्लियर होता है कि कांग्रेस किसी भी तरह से महिलाओं को सशक्त करना नहीं चाहती, जबकि उनको पता है कि हमने एक माँ के गर्भ से जन्म लिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच देश के प्रधानमंत्री जी की रही। वहीं आप देख सकते हैं कि आज हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो एक महिला है। तो इसी प्रकार से महिलाओं को महत्व देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, एक सोच को जीवित रखने का काम किया, जिस प्रकार से हम महिलाओं को एक दुर्गा स्वरूपा, एक भगवती स्वरूपा मानते हैं, उसी बात को कहीं ना कहीं कृतार्थ करने का काम किया। वहीं पर अगर हम बात करें कि आज हम बात करें आपके सामने इस विषय को लेकर कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए ये सोचते हुए जिन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया था कि क्या कभी धारा 370 टूटेगी। इस विषय के ऊपर ये कहा जाता था, विपक्ष या अन्य पार्टियां उनकी ये कहती थी कि अगर धारा 370 तोड़ने की कल्पना भी की गई तो खून की नदियां बह जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का और सभी पूरी टीम का, जिन्होंने धारा 370 को तोड़ने का काम किया। एक खून की नदियां तो क्या, खून की बूंद भी नहीं रही। वहीं पर जम्मू कश्मीर के हालात आज आपके सामने कि किस प्रकार से पहले पत्थरबाजी होती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं कोई इस प्रकार से कर सके, वो आप देख सकते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ी राम मंदिर का मुद्दा, जो ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की धरती में जन्म लेने वाले व्यक्ति और ऐसे बहुत से हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले गए जिनके मन में यह था कि कभी हिंदुस्तान में राम मंदिर भी बनेगा। तो इसमें भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने भगवान राम का मंदिर बनते हुए देखा है और हमें उनके दर्शन करने का अवसर मिला। और यहाँ तक कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लिए बसें वगैरह भी और ट्रेन में भी एक हेल्प करने का काम किया कि आप जाएं और भगवान राम के दर्शन करें। तो ये भी 1000 किलोमीटर तक का जो एक पैमाना रखा कि फ्री यात्रा रहेगी, ये भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने करने का काम किया। और वहीं पर ऑपरेशन महादेव, पहलगाम के गुनाहगारों को उनको कड़ी से सजा देने का काम किया। वहीं पर ये कह सकते हैं कि जैसे महिला सशक्तिकरण की बात है, तो हमारे देश की बेटियों ने किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो सिंह थी, चाहे वो हमारी बहन कुरैशी थी, और सिंदूर ऑपरेशन करने का काम, उन्होंने यहाँ बैठकर ही पाकिस्तान के अंदर उग्रवादियों के ठिकानों को विध्वंस करने का काम किया। वो सब आप लोगों ने देखने का काम किए। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया या जिस सोच को सोचा, मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो 10 साल का कोई विजन बनाते हैं, विजन तो वो 10 साल का रखते हैं, लेकिन उस काम को वो 5 से 6 साल के अंदर ही समाप्त करने का काम करते हैं। इस विजन के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज अगर आप देखें पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से त्राहिमाम मचा हुआ है और किस प्रकार से ऐसे हालात पैदा हुए। और आज अगर आप देखें, अगर विश्व के बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं, अगर वो कोई चर्चा करते हैं विशेष रूप से, तो हिंदुस्तान के बिना वो चर्चा संभव हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बीच में बुलाना पड़ता है। आज जो विदेशों में हमारे देश के लोग बैठे हैं, तो आज वो सीना चौड़ा करके कहते हैं। पहले वो कहते थे कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तो वो कहते थे कि इंडियंस और डॉग्स का आना अलाउड नहीं है, लेकिन आज वो लोग ये कहते हैं कि अगर इंडिया के लोग आएंगे, इंडिया के लोग बहुत मेहनती है, और इस विशेष रूप से वो ये कहते हैं कि ये मोदी के देश है, ये भारत के लोग हैं। और वहीं हमारे जो भाई विदेशों में बैठे उनका जो सीना वो चौड़ा होता है। हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, बारबाडोस गया था। बारबाडोस में तो हमारे लोगों की संख्या कम थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत संख्या के अंदर हरियाणा के लोग भी, अलग अलग स्टेट के लोग भी, और वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी थे। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वहां पर भी वो अहम भूमिका निभा रहे थे हमारे देश के लोग वहां पर।
और वो लोग कहते थे आज हमें एक अलग प्रसन्नता होती है। आज हमारे को जो विदेशी लोग हैं वो हमें एक अलग ही स्टाइल से देखे, एक अलग अंदाज से देखते हैं, तो उनको लगता है कि आज हमें बड़ी अच्छी दृष्टि से विदेश के अंदर देखा जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और वहीं पर अगर बात करें कि जिस प्रकार से योग दिवस पूरे के पूरे वर्ल्ड में मनाना, जो हिंदुस्तान में शुरुआत हुई, आज पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वहीं पर विशेष रूप से मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा 2014 से पहले और 2014 के बाद जो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिले वो आप लोगों के सामने। 2014 से पहले जब से देश आजाद हुआ और आज तक 2014 तक 74 एयरपोर्ट्स थे, जो आज 164 एयरपोर्ट हमारे हैं। और अभी हमारे हिसार में भी एक एयरपोर्ट बना है। वहीं पर एमबीबीएस सीट्स की अगर बात करें तो उस समय 51,348 सीट्स थी और आज लगभग 1,28,000 सीट्स आज एमबीबीएस की। वहीं पर पहले 13 आईआईएमटी थी, आज 21 है। और पहले 7 एम्स थे, आज एम्स की संख्या 23 है, जिसमें 2 एम्स आज हरियाणा के अंदर भी। और वहीं पर एक कैंसर हॉस्पिटल भी। और वहीं पर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो 91,278 किलोमीटर 2014 से पहले था, आज लगभग 1,46,572 किलोमीटर हाईवे आज है, जिसमें लगभग 1300 किलोमीटर हरियाणा के अंदर हाईवे बने हैं इस दौरान। वहीं पर मेट्रो नेटवर्क की बात करें, पहले 248 किलोमीटर था, आज 1,095 किलोमीटर है। वहीं से स्टार्टअप की बात करें तो पहले 350 था, आज 2,34,090 है। तो ये कहना चाहूंगा कि आपको कि आज अगर हम देखें तो 2014 का पहले इंडिया, 2014 से पहले का भारत देखिए और 2014 के बाद का इन 12 वर्षों में अगर भारत देखेंगे तो आपको एक अलग ही नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि भारत, आज हरियाणा को भी आप देखने का काम करेंगे, बाबूजी मनोहर लाल जी के शासनकाल से लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो शासनकाल है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें दूर जाने की बात नहीं, जींद को ही ले ले, नो नेशनल हाईवे जींद को छू कर जा रहे हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, आज बहुत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैथल है, जींद है, भिवानी है, बहुत सी जगह पर आज मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके या बनने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी सोच हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने रखने का काम किया। इसी प्रकार से जैसे मैंने जिक्र किया, हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, इसी प्रकार से नो नेशनल हाईवे जींद को छू कर जा रहे हैं। आप 2014 से पहले का जींद देख लीजिए और आज इन 12 वर्षों में आप जींद देख लीजिए, जींद ने किस प्रकार से तरक्की करने का काम किया वो आपके सामने। और हाइड्रोजन ट्रेन, ये भी आपके सामने कि जींद में जो सोनीपत के लिए पहली ट्रेन चलेगी वो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। और ये भी मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज भारत विश्व में अपना नाम रखता है। जो देश 2014 से पहले 14वें नंबर पर था, आज वही देश पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पर है। और जींद के अंदर 50 सीट एमबीबीएस की भी आ चुके हैं, जो इसी वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। और इसका फायदा हम सबको मिलेगा, हमारे बच्चे यहीं के यहीं करेंगे। और आज आप जींद की यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी को, किस प्रकार से लॉ कॉलेज और बिल्डिंग्स को और बहुत से ऐसे नीतियां हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया, जिसका फायदा गरीब से हर एक व्यक्ति को मिलेगा। ऐसी सोच के साथ यही कहूंगा कि 12 वर्षों में बहुत से ऐसे काम हुए जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा मुकाम पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हम अपनी अहमियत रखते हैं। जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो बर्बादी की तरफ चला गया था, अब वो वक्त दूर नहीं जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, दोबारा से सोने की चिड़िया। आपने जो योजनाएं गिनाई है काफी अच्छी, मगर अधिकारी के ना कहीं आपकी योजनाओं को, आपकी सरकार की योजनाओं को हल्के में ले रहे हैं। शहर की सड़कें देखें, कूड़ा कूड़ा नजर आएगा, घरों से कूड़े का उठान नहीं होगा। नगर परिषद के अधिकारियों का इसमें क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? तो स्वच्छता मिशन की आपने बात की। देखिए, इस विषय के ऊपर मेरा प्रयास है कि मैं मंगलवार को दो तीन विषय अलग अलग है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक तो इसी विषय पर जो परिषद है इसको लेकर मुझे एक मीटिंग करनी है, और एक मैं कल ही हाल ही में रोहतक गया था, जो वो अग्निकांड हुआ, जो अगर 12 दुकानें जो जली हैं, जिसमें 3 हमारे भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
उन लोगों को भी 5-5 लाख रुपए मुआवजा मैंने अपनी तरफ से देने की घोषणा की है। अब मुख्यमंत्री जी के पास वहां पर जल्दी से जल्दी उन दुकानों की रिपोर्ट बनकर चली जाएगी, तो एक बिजली डिपार्टमेंट की भी मीटिंग, क्योंकि हमारे बाजार भी बहुत टाइट और बहुत छोटे। मैं प्रत्येक व्यापारी से भी कहूंगा कि इन मामलों में कुछ हमारा सहयोग करें। जहां पर सबसे बड़ी बात वहां पर आई कि जो फड़ी लगाए हुए लोग थे, आग तो जो लगी कारण एसी का कोई कारण रहा, लगी, लेकिन जब ऊपर से आजकल आप देख रहे हैं कि सब फैब्रिक्स ऐसे, और मोस्टली दुकानें कपड़े की, जूते की, सब ज्वलनशील, और फिर जो डेकोरेशन है दुकानों में वो भी लगभग प्लास्टिक की, जिसकी वजह से जो मृत्यु हुई 2 बच्चों की उस दुकान में, ऊपर से वो जो प्लास्टिक का वो, तो उसके गिरने से बड़ा नुकसान हुआ। इधर से बाई चांस हवा चल रही थी, बाहर से भी आग चलेगी, अंदर से भी आग चलेगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचा जाएगा। विशेष रूप से मैं मंगल को या फिर आने प्रयास मेरा ये है, क्योंकि मंगल को हमारी अध्यक्ष महोदय भी आ रही है, तो समय मैं सेट करके मंगलवार को ही प्रयास करूंगा, 2-3 डिपार्टमेंटों की मीटिंग लूंगा, ताकि हम लोग और इसके बाद में सभी व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ये हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है, अकेले सरकारों की जिम्मेवारी नहीं। अब विदेशों में ही लगा लो, अगर हम लोग कहते हैं कि फलां विदेश में ऐसा है ऐसा है, तो वहां पर वो लोग सहयोग करते हैं। मतलब अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा। मैंने वहां पर एक स्टील का नलका देखा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और बड़ा 4-5 नल के मार्केट में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा उसके फोटो वोटो खींचा, मैं ऐसा नलका लगना चाहिए। फिर मैंने सोचा यहाँ के लोग एक प्लास्टिक की टूटी नहीं छोड़ते, और स्टील का नलका कौन छोड़ देगा। वहाँ के लोगों की मानसिकता पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। मैंने जिस जिक्र किया आपसे जिस यूनिवर्सिटी का, कि जहाँ पे इंडियंस लोग भी थे, और वहाँ के ऑस्ट्रेलियन 2 थे, और 3 प्रोफेसर, एक महिला और 2 प्रोफेसर और इंडियंस थे। उनका सबसे पहला जवाब हमारे को ये था कि आने वाले 20-25-30 साल में आपका हरियाणा राजस्थान हो जाएगा। देखो उन्होंने कितना हमारे बारे में पढ़ा होगा हमारी मीटिंग से पहले। बोले जिस प्रकार से पानी की बर्बादी हरियाणा के लोग करते हैं, वो दूर नहीं, आने वाले 25-30 साल में आप लोग की महिलाएं दूर दूर से पानी भर कर आए। तो बहुत से विषय ऐसे दिन पे हमें अपनी सोच भी वैसी, सभी हम लोग क्या करते हैं कि सारी की सारा जिम्मेवारी सरकार की कह देते हैं, हर आदमी की जिम्मेवारी है। और जब वो जन मत बन जाता है किसी भी विषय को लेके, फिर वो दूर नहीं चाहता। हर आदमी अगर सफाई की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान दे, तो मुझे लगता है हम सफाई में भी काबिल हैं। हर आदमी अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई ट्यूब तोड़ रहा है या कोई पानी की टैंकी तोड़ के ला रहा है, टूटी तोड़ के ला रहा है, तो हमें रोकना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि गलत है। थोड़ा सा हम अगर ध्यान देंगे। अब आप समर्सिबल चलते रहते हैं गाँव में, बिजली का बिल नहीं आता, सारा दिन चल रहे हैं, लाइट गई तो बंद है, चल रहा है, जोड़ के जोड़ भर जाती है, उसमें कितना नुकसान। जोड़ भरे, फिर उसमें क्या विधायक जी ये हो गया, अरे भाई तुम लोगों ने क्या, प्रत्येक व्यक्ति अगर साथ देगा। आप पॉलीथीन पे बैन की पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन क्या पॉलीथीन आप और हम गटर में नहीं फेंकते? तो जिम्मेवारी तो आम आदमी की भी होगी, या सारी जिम्मेवारी हमारी है? आप अगर सीवरेज की व्यवस्थाओं को देखें, जब सीवरेज से गंद निकलता है, तकिए, पानी की बोतल्स, आपका दवाइयों की बोतल्स, फीडर, शराब की बोतलें, पता नहीं क्या क्या निकलता है, आपकी कल्पना से बाहर। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मीडिया के तहत ये कहें कि ये देश हमारा, ये हरियाणा हमारा है। सहयोग करेंगे तो आप ये मन के चलिए कि कहीं ना कहीं अच्छा है। ये चीज विदेश में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, नहीं है हमारी भी जिम्मेवारी है, वहाँ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है। मतलब अगर हमको बाई चांस सड़क क्रॉस करनी थी, अगर तो गाड़ी रुक गई, उनको लगा कि ये बाहर के लोग हैं, इनको शायद नियम पता नहीं। देखिए इस वर्ष के अंत तक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, और जो 50 सीटें हैं प्रभु ने चाहा और ये सब संपन्न हो गया, तो इसी बार एडमिशन तो हम स्टार्ट करवाई देंगे 50। नहीं गाड़ी से, देखिए गाड़ी, पहली गाड़ी 7 से 8 मिनट में पहुंची, लेट नहीं पहुंची। वहाँ के भ्रम प्रचार फैलाया जा रहा है, लेकिन गाड़ियां वहां 60-70 पहुंची है, जिनसे भी बुलाई गई, आसपास के सभी क्षेत्रों आज ही इतनी लग गई। और पानी भरना दोबारा और फिर आना, गाड़ियों का एक समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण अतिक्रमण। तो एक विषय ये भी रहा कि यहाँ से फायर ब्रिगेड सिस्टम को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नया बस स्टैंड है इसमें जगह दिलवाकर, ताकि खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए, तो गाड़ियां तुरंत निकले, ऐसा ना कि जाम की स्थिति में फंस जाए।
और इस विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री से भी बात कर कर कुछ छोटी जीप टाइप में भी कुछ एक बार करा जाएगा, ताकि बाजार बहुत टाइट है, कुछ ऐसा भी देखा जाए। और इसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच बीच में इनका चेक करें। कल कुमारी शैलजा का दिन आना हुआ, उन्होंने कहा कि भाजपा जो जश्न मना रहे 12 साल, वो कहीं ना कहीं खोखला है। उन्होंने बेरोजगारी को गिनाया था, महंगाई को गिनाया था, क्या कुछ जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं उनको भी पता होने चाहिए। और क्या आपको लगता है जिन रोड पे वो आती हैं या जिन रोड पे वो दिल्ली जाती हैं या अपने सिरसा से या जहाँ से वो चलती हैं अपने निवास स्थान से, या चंडीगढ़ जाती है हमारी बहन या दिल्ली जाती है हमारी बहन, तो उनको पूछिए बहन जी समय कितना लगता है और आपके कार्यकाल में कितना समय लगता है। जिस फ्लाइट से आप जाती हैं कहीं, तो वो फ्लाइट तक पहुंचने में कितनी देर लगती है। आज आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो साहब आप जीन से 1.25 से 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। आज यात्री को ये चिंता नहीं है कि जाम की स्थिति हो जाएगी, वो 5, 7, 8 घंटे पहले घर से निकले, उसको पता है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं। मेरी बहन कहना तो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा कर रही है, पर कई बार मजबूरियां होती हैं। जैसे सास बहू को अच्छा नहीं कहती, बहू सास को अच्छा नहीं कहती, इस प्रकार से इनकी भी मजबूरी है विचारों की। लेकिन दिल तो कहता है कि भाजपा अच्छी है। देखिए, हर चीज के लिए हर चीज का जवाब तुरंत देना कोई भी विषय नहीं। कभी कभी किसी किसी चीज को समय का इंतजार कर कर जवाब दिया जाता है। अगर हर चीज का आप जवाब तुरंत दे दोगे तो उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है। हम जिस सोच को रखते हैं, ऊपर बैठने वालों की सोच हमसे बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा सोच का जो पैमाना है हमसे बहुत बड़ा होता है हर बात। और बहुत सी बातें तो ऐसी होती है जो जवाब भी नहीं देना जरूरी होता है, उनका जवाब समय के अनुसार दे दिया जाता है। जयशंकर ने बात की, जयशंकर जी ने बात की। देखिए, रोहतक रोड की जो बात है, देखिए मेरी बात सुनिए, आज जींद की लगभग सभी सड़कें ठीक हो चुकी हैं। 2 सड़कें थी, एक सफीदो रोड और एक ये सफीदो रोड भी अगर लेट हुई तो हम लोगों की बदौलत हुई, क्योंकि जितने पेड़ काटने होते उससे ज्यादा पेड़ लगाने होते हैं। जगह की व्यवस्था नहीं हो पाई, पैसा बहुत पहले मंजूर हो चुका था लेकिन जगह की व्यवस्था नहीं बन पाई, किसी भी पंचायत ने जगह नहीं दी। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, किसी पंचायत ने कोई जगह नहीं दी। सरकार ने फिर जगह की व्यवस्था की और वहां पर पेड़ लगाने का काम करा शुरू हो। रोहतक रोड को लेके, रोहतक रोड बहुत अच्छी रोड बनती, लेकिन रोहतक रोड की नेताओं की वजह से ये रोड खराब हुई। उसमें आप लोगों की भी अहम भूमिका रही कि इतना बड़ा रोड नहीं चल रही, रोड नहीं चल रही, 40 फुट नीचे गहरा आपका पाइपलाइन लगा है और उसको कंपैक्ट होने की कोई मशीन नहीं होती। उसके लिए पानी की व्यवस्था या बारिश अच्छी हो जाए तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन उस रोहतक रोड के कुछ नेताओं ने इतनी जल्दी कर दी कि मिड्डा साहब को मार लो, मिड्डा साहब को मार लो, इसी रोड के सारे मार लो। लेकिन उन्होंने अपने आप ही उद्घाटन कर दिया, अपने आप पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो भाई फिर वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर वो फिर बैठ गई सड़क, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। कई एक एक मिनट मेरी बहन, एक मिनट रुक जा, मैं सारी बातों के जवाब दूंगा, चिंता मत कर बेटी तू भी। लेकिन उसको मॉडल रोड के तौर पर हमने ऊपर मांग की है, जल्दी मॉडल रोड वो एस्टिमेट वगैरह